अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा चैप्टर नंबर 4 हमने जैसे कि स्टार्ट किया हुआ था वर्क एंड एनर्जी। आज उसका हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, इंतहाई पोटेंशियल एनर्जी। एक जिस्म के पास आखिरी पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो सकती है? आखिरी से मुराद यहाँ पर क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, कब हो सकती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के इस चैप्टर का, लेकिन बहुत आसान है, मैथमेटिकल है सारा, कोई इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है। हम मैथमेटिकल स्टेप्स ही करेंगे यहाँ पर। ठीक है बेटा, इतना मुश्किल नहीं है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बेटा इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी एट अ सर्टेन पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड टू अ पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल such that the body never accelerated is called as absolute potential energy। किसी भी एक जिस्म को एक ख़ास पॉइंट से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर उठाकर एक ऐसे पॉइंट के ऊपर लेके जाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ता है, और वो पॉइंट बेटा क्या हो? आखिरी पॉइंट जिसके ऊपर हम जिस्म को लेके जा रहे हैं वो ज़ीरो पोटेंशियल पॉइंट होना चाहिए। मतलब जिस्म को ज़मीन की सतह से ऊपर किसी एक पॉइंट से अगेंस्ट द फील्ड एक पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी के ऊपर लेके जाने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन उसी जिस्म के अंदर, उसी बॉडी के अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाएगा। अब चूंकि हम जिस्म को कांस्टेंट फोर्स के ज़ेर असर लेके गए हैं तो एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, तो इसीलिए नॉन एक्सेलरेटेड मोशन अगर जिस्म की हो तो इस तरह की पोटेंशियल एनर्जी अब जो जिस्म के पास होगी इसे बेटा क्या कहा जाएगा? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, इंतहाई मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इसे कहा जाएगा। ठीक है बेटा, ये इसको डिफाइन करते हैं। अब इसके अंदर दो बातें जहन में रखनी है। हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहना है, जिस्म को एक ख़ास पॉइंट से, जो भी आप रेफरेंस चूज़ करना चाहते हैं, आप ज़मीन को रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लें। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ज़ीरो पोटेंशियल लेवल के ऊपर लेके जाना है उस जिस्म को, पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी के ऊपर लेके जाना है। तो इस केस के अंदर अब बेटा जहन में रखिएगा, चूँकि जिस्म कांस्टेंट फोर्स के ज़ेर असर जाना चाहिए, कांस्टेंट फोर्स, इसीलिए लफ्ज़ नेवर एक्सेलरेटेड का उसने इस्तेमाल किया है। तो कांस्टेंट फोर्स के ज़ेर असर जाने के लिए यहाँ से लेट से फ़र्ज़ कर लेते हैं एक मास m है जिसे आप सतह ज़मीन से उठाकर एक n पॉइंट के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, और n पॉइंट के लिए आखिर में हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि ये इन्फिनिटी के ऊपर है। तो इस मास को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, एक सर्टन पॉइंट से पॉइंट ऑफ ज़ीरो पोटेंशियल पर पहुँचाने के लिए अब वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, और वो इसकी क्या कहलाएगी बेटा? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ एक बात पहले नोटिस कर लेते हैं, जिस्म फोर्स किस फोर्स के ज़ेर असर मूव कर रहा है? वो है बेटा अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है बेटा, ग्रेविटी के फोर्स के ज़ेर असर मूव करेगा। अब इसके अंदर ध्यान में रखिएगा, ये फोर्स हम ऑलरेडी यूनिवर्सल लॉ से जानते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉ हमें बताता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। मतलब ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/r स्क्वायर के डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज़, और उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उसके मुरब्बा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनली रहती है। मतलब आप डिस्टेंस को दुगना करेंगे तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी। ये इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है। तो इस तरह से अगर ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ तो कांस्टेंट नहीं रहेगी इतने बड़े डिस्टेंस के लिए। हमने जिस्म को नॉन एक्सेलरेटेड रखना है, तो फोर्स कांस्टेंट कैसे करेंगे? ये बड़ी अहम बात है इस टॉपिक के अंदर। बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम वर्क डन की कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं F_R का या F_D का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हासिल ज़रब, वो उस वक्त वैलिड है जब फोर्स कांस्टेंट हो। अगर तो फोर्स हमारे पास कांस्टेंट नहीं है तो हम उस फार्मूला को इस्तेमाल नहीं कर सकते।
तो इस केस के अंदर देखें फोर्स चूंकि यहाँ पर इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो हम उस फार्मूला को उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं जब ये फोर्स कांस्टेंट होगी। तो फोर्स के कांस्टेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पाथ, जो रास्ता ये अडाप्ट कर रहा है, उस सारे रास्ते को आपने छोटे छोटे पैचेस के अंदर कन्वर्ट कर देना है, छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। इतने छोटे स्टेप्स हम बनाएंगे यहाँ पर कि फोर्स नियरली अबाउट कांस्टेंट हो जाएगी। अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाएगी तो हम वर्क डन का वो फार्मूला अप्लाई कर सकेंगे। तो उसके लिए लेट्स से फर्ज कर लेते हैं हम इस पाथ को n नंबर ऑफ छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट करने लगे हैं। अगर हमारे पास ये मैस सतह ज़मीन से उठाकर किसी n पॉइंट के ऊपर ले जाया जा रहा है, तो इस अर्थ के सेंटर से इस फर्स्ट पॉइंट का जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, अगर उसको बेटा r1 से डिनोट करा दिया जाए और अर्थ की इसी सेंटर से पॉइंट 2 का डिस्प्लेसमेंट अगर r2 से डिनोट करा दिया जाए, तो यहाँ से गौर करें, हम जिस्म को इस 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट जो कराएंगे, अगर उस डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा r से डिनोट कर लिया जाए तो हम कैसे वो टोटल डिस्प्लेसमेंट इस कांस्टेंट फोर्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए बेटा थोड़ी सी हमने अजम्पशंस करनी है। लेट्स से फर्ज कर लेंगे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ फर्स्ट स्टेप एंड सेंटर ऑफ मास। फर्स्ट स्टेप और ये टोटल फर्स्ट स्टेप है, पॉइंट 1 और 2 के दरमियान में ये जो स्टेप बना हुआ है ना बेटा, इसे टोटल पहला स्टेप हम कहेंगे। ये पहला स्टेप है हमारे पास। इस पहले स्टेप के सेंटर से लेकर यहाँ, इस सेंटर से लेकर बेटा गौर करना है, इस अर्थ के सेंटर तक का ये जो डिस्टेंस है, इसे अगर लेट कर लिया जाए कि ये r के बराबर है। किसके बराबर है बेटा? r के बराबर। तो इस r को गौर करें, ये एवरेज है इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस के। देखें, 2 सेकंड पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट है r2, फर्स्ट पॉइंट का ये है आपके पास डिस्प्लेसमेंट r1। अगर इनके दरमियान में एवरेज बनाना चाहेंगे तो ये आपके पास सेंट्रल पॉइंट हासिल होगा। कौन सा पॉइंट? वो डिस्टेंस हमें मिल जाएगा जो इस फर्स्ट स्टेप के सेंटर से सेंटर ऑफ अर्थ तक बन रहा था। तो इसीलिए मैथमेटिकली तौर पर और वो डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस भाई? पहले स्टेप के सेंटर का अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, ये r से अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो ये देखें हमें इसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से मिल रहा है कि सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट के दरमियान में ये एवरेज डिस्टेंस है। ठीक है, तो पहले पॉइंट का डिस्टेंस r1 था, दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस r2 था। एवरेज कैसे बनेगा? दोनों को जमा करें भाई और इनकी तादाद पर तकसीम कर लें। ठीक है, 2 पॉइंट्स के दरमियान में एवरेज, तो दोनों पॉइंट्स को जमा करना है, इनके डिस्टेंस को जमा करना है और 2 पर तकसीम कर लेना है। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन फर्स्ट स्टेप, इस फर्स्ट स्टेप के दौरान अब जो जिसमें डिस्प्लेसमेंट करेगा वो पहले भी हम कह चुके हैं कि डेल्टा r से अगर उसको ज़ाहिर कर लिया जाए, डेल्टा स्मॉल चेंज रिप्रेजेंटेशन है कि थोड़ी सी अगर किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में स्मॉल तब्दीली को अगर आपने ज़ाहिर करना हो तो आप उसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो r डिस्प्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल करना है तो डेल्टा r बिल्कुल थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली है। अब ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा r को देखें तो टोटल डिस्टेंस कितना है? r2, और इसमें से r1 माइनस करते हैं तो ये ब्लू लाइन से कि ये r2 माइनस r1 डेल्टा r के बराबर है, ये मैथमेटिकली तौर पर लिखा जा सकता है। तो इसे फर्स्ट इक्वेशन कर दें, इसे इक्वेशन नंबर 2 कर दें। अब यहाँ से r2 फाइंड करना चाहेंगे तो r1 की वैल्यू राइट हैंड साइड के ऊपर माइनस में है और इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी। तो डेल्टा r प्लस r1 लिखा जाएगा। किसको? r2 को लिखा जाएगा। तो इसे इक्वेशन नंबर हम 3 कर लेते हैं। अब यहाँ से गौर कीजिएगा, r2 की इस वैल्यू को बेटा उठाकर हमने इस r2 की वैल्यू को इसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? r बराबर होगा r1 वैसे का वैसे, r2 की जगह पर बेटा हमने इसकी वैल्यू को रिप्लेस करना है डेल्टा r और r1, और वैसे 2 पर ये डिवाइड हो रहा था तो टोटल की डिवीजन 2 आ जाएगी। अब गौर कर लें, r1 एक ये है, r1 दूसरा ये है, तो 2r1 आपके पास बनेगा और इधर से डेल्टा r रहेगा। अब यहाँ r बराबर होगा डेल्टा r डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2r1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, r1 बाकी रहेगा। आप इसे इक्वेशन नंबर 4 कर दें। दोनों तरफ से स्क्वायर कर लें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसी मसावात का।
लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर बन जाएगा, और इस तरफ से स्क्वायर करेंगे तो डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस R1 होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर एक फार्मूला हमारे पास आ जाता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। आप जानते हैं बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है, मैथमेटिकल रिलेशन है। अब वही फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दें इस राइट हैंड साइड के ऊपर। अब डेल आर डिवाइडेड बाई 2, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो डेल आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा, बी की वैल्यू है यहाँ पर R1 स्क्वायर बन जाएगा इसका, प्लस 2 डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2a और b की वैल्यू R1 है आपके पास, ठीक है। 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दें। आगे फर्दर आर स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड से था, डेल्टा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा आर और R1 बाकी रह जाएंगे। यहाँ से गौर कीजिएगा, डेल्टा आर इतनी थोड़ी सी चेंज है कि 0 के करीब था डेल्टा आर, ये जो हमने स्मॉल चेंज ली थी। फर्ज कर लिया जाता है कि दोनों पॉइंट्स इतने क्लोज हैं एक दूसरे के कि बिल्कुल इनके दरमियान में फ़र्क नहीं किया जा सकता। तो ये डिस्प्लेसमेंट तो बहुत थोड़ा था, डेल्टा आर इतनी थोड़ी सी मिकदार थी। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मज़ीद समाल हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाती है कि 0 को अप्रोच करने लग जाती है। तो इसका मतलब डेल्टा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ये सारी टर्म 0 को अप्रोच करेगी। तो आर स्क्वायर बेटा बराबर होगा R1 स्क्वायर रिमेनिंग है और डेल्टा आर डॉट R1 ये राइट हैंड साइड के ऊपर मौजूद हैं। तो इस सूरत के अंदर अगर आर स्क्वायर हमारे पास ये मौजूद हो तो डेल्टा आर की वैल्यू को इक्वेशन 2 के अंदर आकर हमने रिप्लेस करना है। देखें बेटा ये इक्वेशन नंबर 2 के अंदर डेल्टा आर की वैल्यू हमने निकाली थी, इसे आकर यहीं पर रिप्लेस कर दें। आर स्क्वायर बराबर होगा R1 स्क्वायर वैसे का वैसे, डेल्टा आर की जगह पर R2 माइनस R1 लिखा जाएगा, ठीक है बेटा। और इधर से इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था R1, वो R1 मैंने पहले लिख दिया है। अब जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इसे सिंपल मल्टीप्लाई कर लें, R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 बनेगा माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब यहाँ से R1 स्क्वायर माइनस का R1 स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे तो R स्क्वायर बनेगा बेटा R1 R2, मतलब R1 वो डिस्टेंस था फर्स्ट पॉइंट का सेंटर ऑफ मैस से, ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ से, और R2 वो डिस्टेंस था सेकंड पॉइंट का सेंटर ऑफ अर्थ से। तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ जो कि न्यूटन पेश कर चुके थे, इसके मुताबिक ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा बराबर होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैस ऑफ द अर्थ और मैस ऑफ द बॉडी के प्रोडक्ट और आर स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन रहती है। तो जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होगी बेटा जी एम एम डिवाइडेड बाई R1 R2। यहाँ से बेटा हमें फोर्स मिल गया, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हासिल ज़रब वर्क डन के बराबर होगा, तो कांस्टेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हासिल ज़रब वर्क डन के बराबर होगा। और फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट फर्स्ट स्टेप के लिए जब इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वर्क डन फ्रॉम 1 पॉइंट टू सेकंड पॉइंट ये बराबर होगा F डॉट डी आर, ठीक है। अब यहाँ से गौर करें, आप इसकी मैथमेटिकल मैग्नीट्यूड फॉर्म F डेल आर कॉस थीटा के बराबर। अब यहाँ से गौर कर लें, मैं थोड़ा सा डायग्राम के अंदर आपको समझाना चाहूँगा बेटा। जिस्म के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट करती है, जबकि वहीं ये डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर कवर कर रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल किस तरह का बनने जा रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। अब 180 डिग्री है तो cos 180 डिग्री हम जानते हैं बेटा, cos 180 डिग्री ये बराबर होगा -1 के, ठीक। अब वही वैल्यू वहाँ से उठा के वर्क डन फ्रॉम 1 पॉइंट टू सेकंड पॉइंट F डेल आर और cos 180 डिग्री जगह पर -1 पुट कर देना है, तो ये माइनस F डेल आर के बराबर होगा। F ग्रेविटेशनल फोर्स है, जी एम एम ओवर R1 R2 इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दें और इधर से डेल आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से उठाकर यहाँ पुट कर दें जो कि बराबर थी R2 माइनस R1। अब यहाँ से थोड़ी सी रीअरेंजमेंट कर लेते हैं बेटा, माइनस की टर्म वैसे रहने दें, जी एम एम ये कांस्टेंट है, एक तरफ कर लें, R2 के नीचे इनको डिवाइड कर दें, R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 माइनस की अलामत लगाएंगे, R1 के नीचे डिवाइड कर लेना है R2 R1 को। अब यहाँ से गौर करें, R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, R1 से R1 कैंसिल आउट हो जाएगा।
माइनस जी एम एम, और इधर से 1/R1 यहां से बाकी रहा, माइनस 1/R2। ये फर्स्ट स्टेप के लिए था, ठीक है, जो कि पॉइंट 1 से 2 तक हमने कंसिडर किया था। अगर सेकंड स्टेप के लिए इसको कंसिडर करना चाहें, जो पॉइंट 2 से 3 तक बनेगा, उस वर्क डन की वैल्यू बेटा बराबर होगी माइनस जी एम एम 1/R2 माइनस 1/R3। आप n नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो nth स्टेप के लिए क्या होगा, वर्क डन n-1 पॉइंट से लेकर n पॉइंट तक, ये nth स्टेप बन जाएगा हमारे पास। उसके लिए जो वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई 1/R n-1 माइनस 1/n। अब टोटल वर्क डन तमाम तर स्टेप्स के लिए कैलकुलेट करना चाहेंगे, अर्थ की सरफेस से लेकर उस nth पॉइंट तक जो भी हमने स्टेप्स बनाए थे, इनके लिए जो वर्क डन है वो तमाम तर वर्क डन का मजमुआ होगा। पहले स्टेप के ऊपर जो वर्क डन हुआ है इसका, दूसरे स्टेप के ऊपर जो वर्क डन हुआ है, nth स्टेप तक जितना कुछ वर्क डन हो गया सबका मजमुआ। अब गौर करें बेटा, 1/R1 ये तो प्लस की वैल्यू है, माइनस 1/R2, पहले स्टेप के अंदर R2 की वैल्यू माइनस में है और दूसरे स्टेप के अंदर R2 की वैल्यू प्लस के अंदर है, तो ये कैंसल आउट होती चली जाएंगी। यहां आते हुए ये फर्स्ट वैल्यू n-1 की भी कैंसल आउट हो जाएगी, जस्ट बाकी रहेगी 1/n की। तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली तौर पर इसे लिखा हुआ है माइनस जी एम एम 1/R1 की भी वैल्यू आपके पास रिमेनिंग रहेगी, बचेगी, ये कैंसल आउट नहीं होगी, और माइनस की अलामत ये है, और 1/n भी हमारे पास बाकी रहा था, ये Rn है बेटा, ठीक है। तो 1/Rn की ये वैल्यू भी हमने यहाँ से पुट करनी है। अब यहाँ पर गौर करें, फर्ज कर लेते हैं जिसे nth पॉइंट हमने कंसीडर किया था, ये nth स्टेप इन्फिनिटी के ऊपर लाई कर रहा है, इतने बड़े डिस्टेंस के ऊपर अगर ये मौजूद हो तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी जीरो कर देगा इसको, ये टर्म यहाँ से निगलेक्ट आउट हो जाएगी। तो ये वर्क डन बराबर होगा माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई R1, ठीक है। ये सारी सेकंड टर्म इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर जीरो को अप्रोच कर जाएगी। ये वो वर्क डन है जो कि एक बॉडी को हम nth पॉइंट के ऊपर लेके जाने में करते हैं, और nth पॉइंट अगर इन्फिनिटी के ऊपर कंसीडर किया जाए तो ये वर्क डन उसी ही बॉडी के अंदर हमने अभी डिफाइन किया है पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाएगा। तो इसीलिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, जिसे बेटा आपकी बुक के अंदर उसने UM से जाहिर किया हुआ है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ये बराबर होगी माइनस जी एम एम ओवर आर। अगर आर हम कंसिडर कर लें कि ये अर्थ की सरफेस से उठाकर हम लेके गए थे, और वो अर्थ की सरफेस यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर का ये डिस्टेंस है, तो ये माइनस जी एम एम ओवर आर के बराबर होगा। अब यहाँ से गौर करें, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? जी ऑलरेडी कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ ऑलरेडी कांस्टेंट होगा, जबकि वहीं जिसको हम अर्थ की सरफेस से उठा के इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर लेके जा रहे हैं उसका मास भी कांस्टेंट होगा। तो एक चीज़ के ऊपर ये डिपेंड कर रही है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ये रेडियस ऑफ द अर्थ के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे रेडियस बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हमेशा याद रखिएगा बेटा, ये एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। एनर्जी बढ़ने से मुराद क्या है? ये लेस नेगेटिव होती चली जाएगी। लेस नेगेटिव का लफ्ज़ क्यों उसने इस्तेमाल किया है बेटा? मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल के ज़रिए समझाना चाहूँगा। देखें, हम फर्ज कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर है -100 जॉल पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड स्टेप के ऊपर -80 जॉल पोटेंशियल एनर्जी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि -100 वैल्यू लार्जर है या -80 लार्जर है? तो बेटा -80 लार्जर है, इसीलिए वो यहाँ पर लैंग्वेज इस्तेमाल करता है ख़ास करके पीटीबी के अंदर कि आप जैसे जैसे आर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे यू पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। उसकी वजह यह है कि ये लेस नेगेटिव होती चली जाती है। कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी जितना कम मिकदार के अंदर नेगेटिव होगी वो उतना अपनी बड़ी वैल्यू रखती है, ये जहन में रखिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर मिसाल आपको दी है, देखें लेस नेगेटिव, अब -50 कर लें तो -50 -80 से बड़ा होता है, ठीक है बेटा। तो वैल्यू यहाँ आपकी भी क्या होती है? लेस नेगेटिव से मुराद क्या है? बढ़ती चली जा रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि एब्सोल्यूट हो जाएगी, इंतहाई हो जाएगी।
जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो हो जाए, इसके बाद अब ये किसी किस्म की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी जिस्म के पास। तो ये लफ्ज़ पीटीबी के अंदर लिखे गए हैं, आपने इनको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉडी मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ एज आर इंक्रीजेज, जैसे जैसे जिस्म ज़मीन से दूर चला जाता है आर की वैल्यू बढ़ जाती है, तब यू इंक्रीज करती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। उसकी वजह यह है पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स लेस नेगेटिव, ये एनर्जी क्या हो रही होती है बेटा, लेस नेगेटिव होती चली जाती है आर के बढ़ने की वजह से। और दूसरा पॉइंट, अगर बॉडी फॉल्स डाउन टूवर्ड्स द अर्थ, अगर ज़मीन की तरफ गिर रहा हो तो उस केस के अंदर आर डिक्रीज कर रहा होता है, आर के डिक्रीज करने की वजह से यू डिक्रीज करेगा। उसकी वजह यह है कि पोटेंशियल एनर्जी मोर नेगेटिव होती चली जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होगी तो इसकी वैल्यू भी कम होती चली जाती है। तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। अब इसके अंदर आखिर के अंदर बेटा एक पॉइंट और भी जहन में रखिएगा, चूँकि ये वर्डिंग आपकी बुक की है तो मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ, लेकिन एहतियात की बात यह है कि हमेशा याद रखिएगा आप जो भी रेफरेंस चुनना चाहते हैं उस रेफरेंस के लिहाज से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। इन्फिनिटी के ऊपर चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाने की वजह से वर्क डन जीरो हो जाएगा, वर्क डन है नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर नहीं होगी। आपकी बुक के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी को कब पॉजिटिव लेना होता है और कब नेगेटिव लेना होता है, ये बात आपने जहन में रखनी है। हमेशा याद रखिएगा रेफरेंस जो भी आप चुनना चाहते हैं, चाहे जमीन की सरफेस को चुन लें या फिर आप इन्फिनिटी पॉइंट को चुन लें, तो रेफरेंस से अबव जब भी जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी और रेफरेंस से जब बिलो जाएंगे आप उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी बेटा डिक्रीज करती है, ये नेगेटिव होती चली जाती है। ये कंसेप्ट हम उस वक्त अप्लाई करेंगे जब हमारे पास सिस्टम ऑफ बॉडीज हों और जैसा कि दो पुल्ली हों, इसको लगा के उनके साथ 2 से 3 अजसाम को कनेक्ट कर दिया जाता है एक रस्सी के साथ, तो उस वक्त हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, अर्थ की तरफ आते हुए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती चली जाती है। ये भी पॉइंट आपके एमसीक्यूज के तौर पर आया हुआ है। तो ये मैथमेटिकल रिलेशन था सारे का सारा, आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।